ओके, सो काइनेटिक्स ऑफ सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे। तो उसमें देखे थे हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शंस। तो अगर एक रिएक्शन पैरेलल रिएक्शन है तो उसका काइनेटिक्स, नेक्स्ट वन इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन, सपोज एक रिएक्शन है A gives B एंड B gives, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिएक्शन, जिसमें एक सीक्वेंस है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे A gives B and B gives C. This B is the intermediate. Suppose A R1 रेट से B में कन्वर्ट होता है, B R2 रेट से C में कन्वर्ट होता है। तो A का B में कन्वर्जन हो रहा है, B C दे रहा है, तो B इज द इंटरमीडिएट। A का B में कन्वर्जन K1 रेट कांस्टेंट से हो रहा है, B का C में कन्वर्जन K2 रेट कांस्टेंट से हो रहा है। लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A था। उस समय पर B और C नहीं थे। लेट एट टाइम t इक्वल टू t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मोल्स पर लीटर था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मोल्स पर लीटर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मोल्स पर लीटर मीडियम में था। तो A का B में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है, B का C में कन्वर्जन भी फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। इसमें काफी वैरायटी हो सकती है कि A का B में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है, B का C में कन्वर्जन सेकंड ऑर्डर हो, या A का B में कन्वर्जन सेकंड हो और B का C में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर हो। ऐसी बहुत वैरायटी हो सकती है। सिंपल केस हम देख रहे हैं जब दोनों कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है, तो चूंकि A का B में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है, तो माइनस डी ए बाई डी टी जो कि R1 है, दैट विल बी इक्वल टू K1A। A का B में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है, तो A जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट से घट रहा है, और इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से C के बनने का रेट B पे डिपेंड करेगा। C के लिए B रिएक्टेंट है, A नहीं है। ये रिएक्शन ऐसी है, A gives B and B gives C, तो C के बनने का रेट केवल B पे डिपेंड करेगा। तो dC by dt will be equals to K2B होगा। ये दूसरा रेट एक्सप्रेशन आएगा। इस रिएक्शन में B जो कि एक इंटरमीडिएट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन का चेंज क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ B dB by dt। अब B जो है वो A से बनता है लेकिन खर्च होकर C देता है, तो B जो है मीडियम में बन भी रहा है और खर्च भी हो रहा है। तो B K1A रेट से बन रहा है, लेकिन उसी समय पर K2B रेट से खर्च भी हो रहा है। तो मीडियम में रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, जिस रेट से B बनेगा और जिस रेट से उस मोमेंट पर B खर्च होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीन डिफरेंशियल एक्सप्रेशन आपको अवेलेबल रहेंगे। अब अगर आपको A का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में किसी मोमेंट पे पता करना है, तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके ले आएंगे। C का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और B का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इस मीडियम में कंडीशन ऑफ मास बैलेंस, कंडीशन ऑफ मास बैलेंस एप्लीकेबल रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो चौथी इक्वेशन ये रहेगी, मास बैलेंस कंडीशन। तो ये चार इक्वेशन यूज की जा सकती है। इस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा?
अगर इस मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन पे था, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट से घटता जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इस तरह से चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का ग्राफ इस टाइप का रहेगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटता जाएगा फर्स्ट ऑर्डर से, सी का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर से बढ़ता जाएगा। हालांकि इन दोनों के स्लोप बराबर होंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी मोमेंट पर इस पॉइंट का स्लोप R1 है, उस मोमेंट पे इस पॉइंट का स्लोप R2 है, तो कर्व एक जैसी होंगी ये जरूरी नहीं है, अनटिल अनलेस R1 R2 बराबर हो जाए। व्हाट अबाउट बी? इसमें बी का ग्राफ कैसा रहेगा? मीडियम में रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कैसा रहेगा बताइए? बी का ग्राफ कैसा रहेगा? सर पहले पॉजिटिव स्लोप रखेगा फिर नेगेटिव स्लोप रखेगा। पहले पॉजिटिव स्लोप रखेगा फिर नेगेटिव स्लोप रखेगा, लाइक दिस। बी का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन पहले बढ़ेगा, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में ज्यादा रहेगा, बी खुद बहुत कम रहेगा, तो ये टर्म डोमिनेट करेगी, पहले पॉजिटिव स्लोप रखेगा। बाद में जब ए कम होता जाएगा, बी बढ़ता जाएगा, तो बी के खर्च होने का रेट बढ़ेगा, बी बंद धीरे रहा होगा, खर्च तेज हो रहा होगा, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। इस ग्राफ में क्या गलत है? इस ग्राफ में क्या चीज है जो गलत है? सर वो बी वाला ग्राफ ए को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बी वाले ग्राफ। क्यों नहीं करेगा भाई? बी वाला ग्राफ ए को इंटरसेक्ट कर तो सकता है, जब मान लीजिए मीडियम में ए कम हो गया और बी भी कम हो गया, और बी इतना कम हो गया कि लगभग सी में ही खर्च हो गया, तो कम तो हो सकता है उससे, क्यों नहीं करेगा? सपोज R1 जो है वो छोटा है और R2 बहुत ज्यादा है, तो बी जैसे ही बनेगा सी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कम तो हो सकता है ए से। और क्या गलती है इसमें? सर बी का स्लोप इनिशियली सी से ज्यादा होना चाहिए। बी की लाइन सी से नीचे नहीं रहेगी इनिशियली, सी क्योंकि उस समय रहेगा ही नहीं, पहले बी बनेगा और उसके बाद सी बनेगा, तो ये लाइन में बी का ग्राफ ऐसे जाएगा, ए का ग्राफ ऐसा रहेगा, बी का ग्राफ अगर ऐसा है तो सी का ग्राफ ऐसा जाएगा, मतलब पहले सी का ग्राफ जो है वो बी से नीचे ही रहेगा, बाद में क्रॉस करके ऊपर जाएगा, वो कब जाएगा वो बात अलग है, लेकिन शुरू में जो है वो सी की लाइन बी की लाइन से नीचे ही रहेगी, बिकॉज पहले बी बनेगा, बी बनने के बाद ही सी बनेगा। तो एनीवे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और इस बात को एक बार और सोच लेना कि बी का ग्राफ ए के नीचे जा सकता है कि नहीं। नाउ अगर किसी मोमेंट पर ए का कॉन्सेंट्रेशन आपको इस मीडियम में पता करना है, तो ए बी बनाता है, ये बी आगे जाकर क्या करता है उससे ए को कोई लेना देना नहीं है, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन पूरा फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन ही फॉलो करेगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, तो K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log of initial concentration of A upon concentration of A at time t, या A naught equals to A naught e to the power minus K1t इक्वेशन फॉलो होंगी A के लिए बाय इक्वेशन 3, या पहले इक्वेशन 3 से B का कॉन्सेंट्रेशन पता कर लें। इक्वेशन 3 से B का कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए जब इक्वेशन dV by dt इसको इंटीग्रेट करेंगे,
ये जिसका भी माइक ओपन रहता है म्यूट किया करो अपने आप को। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से b तक के लिए, 0 से t तक के लिए इंटीग्रेट होगा। a को हम रख देंगे a नॉट e टू दी पावर माइनस 1t, तो इसका इंटीग्रेशन आपको दे देगा a नॉट k1 अपॉन k1 माइनस k2 e टू दी पावर माइनस k1t माइनस e टू दी पावर माइनस k2t। concentration of b at any time t यहां पर आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से a का कॉन्सेंट्रेशन, इस एक्सप्रेशन से b का कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे। c का कॉन्सेंट्रेशन बजाय इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के इससे भी लाया जा सकता है। dc बाई dt टर्म है, b का कॉन्सेंट्रेशन ये पहले रख देंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। उसके बजाय c का कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन 4 से लाया जा सकता है। concentration of c in the medium will be equals to a naught minus concentration of a minus concentration of b. So these equations can be used to calculate concentration of a, b and c in the medium. ठीक है, तो ए, बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन इन सीक्वेंशियल रिएक्शन में लाने के लिए, अब चूंकि इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ए के लिए ऐसा है, बी के लिए ऐसा है और सी के लिए ऐसा रहेगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन जब मीडियम में इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो दिस टर्म will be called as Bmax, the maximum concentration of B in the medium. B का कॉन्सेंट्रेशन चूंकि टाइम के साथ बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, तो एक मोमेंट आएगा जब मैक्सिमम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मैक्सिमम पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड Bmax एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड Tmax। टाइम टू रीच मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, B का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम मीडियम में कब पहुंचेगा, तो दीज आर द Bmax एंड Tmax कंडीशन। Bmax की कंडीशन लाने के लिए इक्वेशन 3 यूज कर सकते हैं। एट Bmax अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 dv by dt इक्वल टू 0 है। Bmax पर dv by dt 0 है, मतलब k1a इक्वल टू k2b एंड दिस b इज Bmax। बट इक्वेशन 3 से Bmax लाने में प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन 3 से Bmax इस तरह से यदि आप dv by dt को 0 रख के लाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको उस मोमेंट का a चाहिए, Bmax के मोमेंट का a चाहिए, मतलब ये वाला कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए a। इस a को हम लिख सकते हैं क्या, k1 a नॉट e टू दी पावर माइनस k1t इक्वल टू k2 Bmax। अब यदि आपने उस मोमेंट का a को a नॉट e टू दी पावर माइनस k1t से रिप्लेस कर दिया, तो प्रॉब्लम ये कि आपको फिर उस मोमेंट का Tmax चाहिए। तो या तो आपको Tmax पता हो, तो Bmax निकालने के लिए ये तरीका ठीक नहीं, बिकॉज या तो आपको Tmax पता हो या Amax पता हो तब Bmax निकलेगा। उसके बजाय आप क्या करो, इक्वेशन 7 जो है इसमें B की टर्म है, A नॉट है, K1 K2 है, T है। पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू T।
एंड इक्वेट कर दो 0। इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड इक्वेट कर देंगे 0 से, तो बी की टर्म हट जाएगी यहां से और ये डिराइव हो जाएगा टी मैक्स के लिए। यहां से जो टी मैक्स आएगा उसको यहां डाल देंगे, तब यहां से बी मैक्स आ जाएगा। तो दिस इज sequential reaction. This is the kinetics of sequential reaction. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हमने देखा पैरेलल रिएक्शंस एंड सीक्वेंशियल रिएक्शंस। डेरिवेशंस स्टडी पैकेज में दिए हुए हैं। Sequential reaction, A gives B and B gives C। ये K1 रेट कांस्टेंट से और ये कन्वर्जन K2 रेट कांस्टेंट से हो रहा था। नाउ सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन जनरली जेई मेन में नहीं आते हैं, जेई एडवांस में आ सकते हैं। जेई एडवांस में भी जो क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड करके आते हैं। 3 केसेस हो सकते हैं। K1 is nearly equal to K2 or K1 is much greater than K2 or K1 is much lesser than K2। सीक्वेंशियल रिएक्शन के केस में 3 केस बन सकते हैं। या तो K1 K2 नियरली इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। यदि K1 K2 नियरली इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे देन जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं वही लगेंगे, बिकॉज ऑफ K1 के रिस्पेक्ट में K2 को या K2 के रिस्पेक्ट में K1 किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर K1 बहुत बड़ा है K2 के रिस्पेक्ट में तो हम चीजों को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यदि K1 बहुत बड़ा है K2 के रिस्पेक्ट में, यू कैन कंसिडर दिस सीक्वेंशियल रिएक्शन K1 बहुत बड़ा है K2 के रिस्पेक्ट में, मतलब ये रिएक्शन में टाइम t इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 था, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0 था। अब K1 बहुत बड़ा है K2 के रिस्पेक्ट में, तो जितना A आपने लिया था वो इमीडिएटली B बन गया और B धीरे धीरे C बन रहा है। मतलब आप इस रिएक्शन को इन केस ऑफ K1 मच ग्रेटर देन K2 यू कैन कंसिडर द रिएक्शन इज ओनली B गिव्स C। इस रिएक्शन को आप मान सकते हैं कि यह रिएक्शन केवल एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, which the reaction is B gives C with the concentration of B at time t equal to 0 A0। क्योंकि जितना A आपने लिया था वो सारा के सारा B बन जाएगा तत्काल और उसके बाद धीरे धीरे C बनता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मानकर कि ये रिएक्शन सिंपली B gives C है। लेकिन K1 बहुत कम है K2 से, इस रिएक्शन को हम मान सकते हैं कि A जो है वो स्लोली B में कन्वर्ट हो रहा है एंड B एज सून एज इट इज फॉर्म्ड वो C में कन्वर्ट हो जा रहा है। A से धीरे धीरे B बन रहा है और B जैसे ही बन रहा है वो C में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज AC with rate constant K1
with concentration of A initially A0. तो यहां पर आपको पूरी रिएक्शन लेनी पड़ेगी और जो सारे डेरिवेशन किए वो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इन दिस केस कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जैसा भी बताया था वैसा रहेगा, लाइक दिस। ए के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऐसे कम होगा, सी के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऐसे बढ़ेगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे चेंज होगा। बट इस रिएक्शन में जब K1 बहुत बड़ा है K2 से, ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से ड्रॉप होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़कर फिर ड्रॉप होगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन सो दैट बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के कॉन्सेंट्रेशन के लगभग बराबर ही विद इन नो टाइम पहुंच जाएगा। और ए का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी ही 0 को टेंड कर जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस ए का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जाएगा, बी सी का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जाएगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जाकर लगभग 0 को ही टेंड कर जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अगर किसी इंटरमीडिएट का बनना बहुत स्लो रेट से होता हो और वो इंटरमीडिएट तेजी से खर्च होता हो, तो मीडियम में वो इंटरमीडिएट एक कांस्टेंट और बहुत लो वैल्यू पे बना रहे मीडियम में। ये इंटरमीडिएट बनेगा और तेजी से खर्च हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट जैसे ही थोड़ा सा बनेगा इसे खर्च हो जाएगा। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा और वो तेजी से खर्च हो जाएगा, मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में निग्लिजिबल रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। दिस इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन के ये प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आप दूसरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना सकते हैं। एक एल्किल हैलाइड का जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होती तो एक रास्ता होता है SN2 डिस्ट्रक्ट बनता है, और एक रास्ता होता है SN1 जिसमें पहले कार्बोकेटायन बनता है, बाद में ये कार्बोकेटायन फास्ट रिएक्शन कर लेता है न्यूक्लियोफाइल से। तो अधिकतर केस में सीक्वेंशियल रिएक्शन जो होती है वो ये रहती है। तो अधिकतर सीक्वेंशियल रिएक्शन में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है, और इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है ये पैरेलल रिएक्शन है। एक ऐसी रिएक्शन जो SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रहेगी, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, और इसको हम डायरेक्ट मान लेते हैं ये A gives C टाइप की, क्योंकि इसमें ये वाली बहुत फास्ट, ये वाली स्लो है, और एज सून एज ये कार्बोकेटायन बन रहा है ये इसमें बदल जा रहा है, तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं इस टाइप की। अभी बताया था जिसमें A gives C मान लिया था डायरेक्ट, तो प्लस
K2 एल्किल हैलाइड, मगर इस न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये फास्ट फेज में काम कर रहा है। तो इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन दोनों का सम हो जाएगा, और ये ओवरऑल रेट जो है इसके बनने का रेट होगा। तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के काइनेटिक्स हमने देखे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, A गैस प्लस 2B गैस गिव्स 3C गैस। अब इस रिएक्शन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सपोज ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या इसको ऐसा ले लेते हैं 2A गैस गिव्स 2B गैस प्लस 3C गैस। ये एक ऐसी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है ये, तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T इक्वल टू 0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T के बराबर आएगा। सपोज इस रिएक्शन को स्टडी करते समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मेजर नहीं किया गया, बल्कि इस रिएक्शन को स्टडी करते समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या सिस्टम का टोटल प्रेशर मेजर किया गया। क्योंकि प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा, ए का पार्शियल प्रेशर ए के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा, बी का पार्शियल प्रेशर बी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा। और आपने प्रेशर मेजर किए दैट एट टाइम टी इक्वल टू 0 वेसल में प्रेशर था P नॉट एंड एट टाइम टी इक्वल टू T वेसल में टोटल प्रेशर था P। तो आपको जो अवेलेबल है वो प्रेशर के टर्म्स में है और फार्मूला जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर नहीं रख सकते, लेकिन चूंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का रेशो है तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन का रेशो आता है, तो आप हर वो चीज वहां रख सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहती है। बिकॉज ये रेशो है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log of partial pressure of A at time T equal to 0 upon partial pressure of A at time T। बट ये जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको, जिसमें इसका और इसका प्रेशर भी शामिल है। तो सपोज A का पार्शियल प्रेशर Px खा गया, ड्यूरिंग द रिएक्शन A का पार्शियल प्रेशर Px घट गया, तो B का पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा Px, क्योंकि 2 मोल A से 2 मोल B बनता है और इसका 3/2 Px। तो वी कैन P नॉट माइनस Px प्लस 3/2 Px will be equals to P नॉट प्लस 3/2 Px will be equals to P। तो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ P नॉट अपॉन 3/2 Px प्लस P नॉट, इसको सॉल्व करके। मगर इस क्वेश्चन में एक डाटा और चाहिएगा। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम रिएक्शन में, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टोटल प्रेशर था P इनफिनिटी, तो इसके मोल 0 हो चुके होंगे तो इसका प्रेशर 0 हो जाएगा उस समय, तो इसका P0 और इसका 3/2 P0 प्रेशर आएगा। तो हमें चूंकि Px पता नहीं है तो एक इक्वेशन और हो जाएगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम P0 प्लस 3/2 P0 विल बी इक्वल टू P इंफिनिटी, क्योंकि तब A तो रहेगा नहीं,
P इंफिनिटी के टर्म्स में P0 की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ रख देंगे इन दोनों जगह पर। तो हमें P इंफिनिटी पता है, P पता है। इस तरह के क्वेश्चन स्टडी पैकेज में 5-6 दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ क्या क्या वैरायटी की चीजें हम रख सकते हैं। जरूरी नहीं प्रेशर रखें। सपोज ये A कोई कलर्ड गैस है, जबकि B और C कलरलेस गैस है, तो हम इसके कलर की इंटेंसिटी को भी रख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ गैस A अपॉन इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ गैस A एट टाइम t। इंटेंसिटी का रेशो रख सकते हैं, बशर्ते कि ये दोनों कलरलेस गैसेस होती, क्योंकि इंटेंसिटी टाइम के साथ घटेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको लॉग के बाद कॉन्सेंट्रेशन की टर्म रखने के बजाय आपको कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल कोई टर्म रखनी होती है। तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर अभी सर हाँ। t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए शायद गलत रख दिया, तो पी नॉट माइनस पी एक्स होगा ना? तो वही तो रखा था, पी नॉट माइनस पी एक्स ही तो रहा मैंने। आपने टोटल प्रेशर रख दिया 3/2 पी एक्स प्लस पी नॉट। हाँ ठीक है, जो भी है, मेरा कहने का मतलब था कि उस रिएक्शन में K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ P और टी टाइम पर प्रेशर ऑफ A लिखना था, और इस Px को हम हटा सकते थे P के टर्म्स में। तो वहां मेरा बताने का पर्पस था कि इस तरह से आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स को दूसरी टर्म से रिप्लेस करना पड़ता है। तो स्टडी पैकेज में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में 5-7 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, उनको पहले सॉल्व कीजिए। डाउट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस में उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो पहले आप उनको सॉल्व कीजिए, उस वीडियो सॉल्यूशंस से देखिए कि उनको कैसे सॉल्व करना था। फिर भी नहीं समझ में आता है तो डाउट क्लास में हम लोग बात करेंगे उस पर। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस। रेडियो एक्टिविटी, देयर आर सब्सटेंसेस विच इनविजिबल रेज, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इनविजिबल रेज इमिट करते हैं। द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेज फ्रॉम अ सब्सटेंस is called radioactivity. These rays were Becquerel rays previously. पहले इन रेस को Becquerel rays कहा गया, लेकिन लेटर ऑन रदरफोर्ड डिस्कवर्ड कि इन Becquerel rays को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं तो कुछ रेस जो रहती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, कुछ रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और कुछ रेस डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी जाती है। मतलब Becquerel रेस जो है वो 3 टाइप की रेस की मिलके बनी होती है, बीटा रेस, अल्फा रेस एंड गामा रेस। अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। बीटा रेस नेगेटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। गामा रेज आर चार्जलेस। तो बीटा गामा रेस का इमिशन होना किसी सब्सटेंस से रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अगर वो सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली ऐसा कर रहा है तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन कोई सब्सटेंस नॉन रेडियो एक्टिव है मगर उस पर कुछ पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की उसके बाद वो रेडियो एक्टिव हो गया, then it is called induced radioactivity. Radioactivity can be natural or radioactivity can be induced. Periodic table में एटॉमिक नंबर 82 लेड के बाद आने वाले सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है।
तो बेकेरल रेस दे आर मेड अप ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। बेकेरल रेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अल्फा रेस, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बीटा रेस झुक जाती हैं। बट लेटर ऑन ये पता लगा कि जो अल्फा रेज हैं दे आर नॉट एक्चुअली रेज, they are made up of particles moving with very high speed. These particles are called alpha particles. Beta rays also made up of particles. These particles are called beta particles. Gamma rays are the electromagnetic radiations of very high frequency. तो अल्फा रेस जो रहती हैं वो अल्फा पार्टिकल्स की मिलके बनी होती हैं, बीटा रेस जो रहती हैं बीटा पार्टिकल्स की मिलके बनी होती हैं, गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। Next one is the comparison of properties of alpha, beta and gamma rays. अल्फा बीटा और गामा रेस की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन। अल्फा रेस और अल्फा पार्टिकल्स, बीटा रेस और बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस किन किन प्रॉपर्टी में डिफर करते हैं? चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, गामा रेज आर चार्जलेस, the amount of charge alpha particles carries 4 unit positive charge, एक अल्फा पार्टिकल 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता है, 4 यूनिट पॉजिटिव, एक अल्फा पार्टिकल 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता है, मतलब 2 प्रोटॉन चार्ज रखता है। बीटा पार्टिकल्स कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखता है। गामा रेज आर चार्जलेस, मास the alpha particles carries 4 unit mass, एक अल्फा पार्टिकल 4 यूनिट मास रखता है, where the unit mass is the mass of proton or neutron। तो एक अल्फा पार्टिकल 4 AMU मास रखता है। बीटा पार्टिकल है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल है द मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। गामा रेज आर massless particles। तो सिंबल, एक अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 4 यूनिट मास है, तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बंडल है, तभी इसका पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट और मास 4 यूनिट हो सकता है। सो द सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम एटम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है। हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यदि हटा दिए जाए, द रिमेनिंग इज द अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, तो बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रॉन। तो सिंबल विल बी ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। गामा रेस दे आर मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। तो या तो इनका सिंबल गामा रहेगा और या फिर इनको इनकी फ्रीक्वेंसी से बताया जा सकता है।
स्पीड और वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल्स। रेडियोएक्टिव रेज जो निकलती हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, ये बहुत स्पीड से चलते हैं। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर रहेगी। बीटा पार्टिकल्स नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं, हालांकि थोड़ी कम वेलोसिटी रहती है बिकॉज ये रियल पार्टिकल्स है। तो गामा रेज वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, बीटा रेज उससे थोड़ी कम वेलोसिटी लेकिन नियरली कंपेरेबल वेलोसिटी से करते हैं। अल्फा रेज की वेलोसिटी अबाउट 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट रहती है। तो अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल रहते हैं, इस थोड़े कम स्पीड से चलते हैं। पेनिट्रेशन पावर, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल रहते हैं, बड़े पार्टिकल रहते हैं और स्पीड कम रहती है, तो ये ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट किसी मेटल फॉइल में नहीं करते हैं। तो पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर लोएस्ट रहेगी, गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट रहेगी, इनकी मीडियम रहेगी। पेनिट्रेशन डिपेंड करेगी स्पीड पर और पार्टिकल के साइज पर। गामा रेस के पार्टिकल बहुत छोटे हैं और स्पीड सबसे ज्यादा है, तो दे विल पेनिट्रेट मच डीपर। तो एक मेटल फॉइल से, एक पेपर से या किसी पतली थिन एल्यूमिनियम फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स रुक जाएंगे, बीटा पार्टिकल पार हो जाएंगे। बीटा पार्टिकल के लिए ज्यादा मोटी मेटल फाइल लगेगी, गामा रेज उसके भी पार निकल जाएंगी, के लिए और ज्यादा मोटी लेड की शीट लगेगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी possessed by these particles। अल्फा पार्टिकल्स हेवियर पार्टिकल है, ये लाइट की वेलोसिटी से 1/10 वेलोसिटी से चलते हैं। गामा रेज जो रहती है ये लाइट की वेलोसिटी चलती है, बट ये मासलेस पार्टिकल है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में मास ज्यादा होने से अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बजाय बीटा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल possess highest kinetic energy among these। बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। एक अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल से करीब 7500 टाइम्स ज्यादा हैवी रहता है, जबकि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बराबर मास रख रहा है, ये 4 प्रोटॉन के बराबर मास रखता है। और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की हाईएस्ट है, तो अल्फा पार्टिकल्स का हीटिंग इफेक्ट और डेंजरस इफेक्ट आयोनाइजेशन पावर और इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। अल्फा पार्टिकल्स का हीटिंग इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं कि जब ये किसी टिश्यू से पास होते हैं तो वह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उस टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने से उनका डेंजरस इफेक्ट ज्यादा होता है। ये तीनों ही रेडियोएक्टिव रेस डेंजरस होती हैं, बट इनका डेंजरस इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा अल्फा पार्टिकल्स का। आयोनाइजेशन पावर, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस जब किसी गैस में से पास होती है तो ये उस गैस को आयोनाइज कर देती है, और गैस आयोनाइज कितनी होगी ये डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी possessed by these particles। तो हीटिंग इफेक्ट हाईएस्ट रहेगा अल्फा पार्टिकल्स का, हेंस डेंजर इफेक्ट हाईएस्ट रहेगा अल्फा पार्टिकल्स का। आयोनाइजेशन इफेक्ट हाईएस्ट रहेगा। फोटोग्राफिक प्लेट
एक फोटोग्राफिक प्लेट पर AgBr कोटेड रहता है, जब उस पे लाइट या कोई पार्टिकल आके टकरा तो AgBr डिकम्पोज होता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इफेक्ट आएगा वो अल्फा पार्टिकल ज्यादा देंगे, बीटा पार्टिकल्स का इफेक्ट मीडियम रहेगा, सबसे कम इफेक्ट रहेगा गामा रेस का, बिकॉज these effects are depend kinetic energy of the particle. So these are the comparison of properties. This is the comparison of properties of alpha, beta and gamma rays. अल्फा बीटा और गामा रेस की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन. Next one is theory of radioactive disintegration. The theory of radioactive disintegration. थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये बताती है कि कोई सब्सटेंस रेडियोएक्टिव क्यों होता है, और अगर रेडियोएक्टिव होता है तो वो क्या करता है. According to theory of radioactive disintegration, the atoms of radioactive substance are unstable. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के एटम्स अनस्टेबल होते हैं, and to obtain stability they undergo radioactive disintegration. किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के एटम्स अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबल एटम में बदलने के लिए रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन करते हैं. एक एटम था, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस रखता था, ये एक रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस करता है और ये एक स्टेबल न्यूक्लियस में बदलता है. तो दिस इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट, जो कि रेडियोएक्टिव था, एंड दिस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर एलिमेंट. और इसने एक रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन किया. So the atoms of radioactive substances are unstable, and to obtain stability they undergo radioactive disintegration. During a radioactive disintegration, एक radioactive disintegration का क्या मतलब है? During a radioactive disintegration, one alpha or one beta particle is emitted from the nucleus. रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? उस पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस में से एक अल्फा या एक बीटा पार्टिकल का इमिट होना. एक अल्फा या एक बीटा पार्टिकल का निकलना. अल्फा और बीटा दोनों साथ में नहीं निकलते हैं, या तो अल्फा निकलता है या बीटा निकलता है, दोनों पार्टिकल साथ में नहीं निकलते हैं. मतलब एक पार्टिकल का निकलना एक डिसइंटीग्रेशन है, और एक एटम एक ही काम कर सकता है, या तो अल्फा निकालेगा या बीटा निकालेगा, दोनों साथ में नहीं निकालेगा. ड्यूरिंग अ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, one alpha or one beta particle is emitted from the nucleus of that atom. जब एक एटम एक अल्फा या बीटा पार्टिकल निकालता है तो इसके न्यूक्लियस में काफी चेंजेस हो जाते हैं, और न्यूक्लियस में जब कोई चेंज होता है तो इस न्यूक्लियस में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये स्टेबल न्यूक्लियस तो बन गया है, बट न्यूक्लियस में इतनी चेंजेस होने के कारण एनर्जी भी निकलती है. ये एनर्जी गामा रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती है, तब जाकर ये एक फाइनल स्टेबल न्यूक्लियस बनता है.
ये स्टेबल न्यूक्लियस है मगर थोड़ा एनर्जेटिक है और वो एनर्जी रिलीज करके और स्टेबल होता है। द इमिशन ऑफ गामा रेडिएशंस is the secondary effect of radioactive disintegration। गामा रेडिएशंस का निकलना अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलने का सेकेंडरी इफेक्ट है। मतलब रेडियो एक्टिविटी में प्राइमरीली अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलते हैं, सेकेंडरीली गामा रेडिएशंस निकलती है। सीधे गामा रेडिएशन नहीं निकलेंगे। वन एटम अंडरगो ओनली वन डिसइंटीग्रेशन। एक एटम केवल एक डिसइंटीग्रेशन देगा, मतलब वो या तो एक पार्टिकल निकालेगा या एक बीटा पार्टिकल निकालेगा और डॉटर एलिमेंट में बदल जाएगा। ये डॉटर एलिमेंट अगर मान लीजिए स्टेबल नहीं है तो ये फिर से ये काम करेगा। तो जो अगला पार्टिकल निकाला, सपोज इसने अल्फा पार्टिकल निकाला और ये बना, मगर ये अभी भी स्टेबल नहीं है, तो मान लीजिए ये बीटा पार्टिकल निकाल के बनता है, तो जो दूसरा डिसइंटीग्रेशन दिया वो इसने दिया, इसने तो एक ही डिसइंटीग्रेशन दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल निकाल के एक एटम स्टेबल हो जाता है, हो सकता है वो अगला पार्टिकल और निकाले अगर वो डॉटर एलिमेंट खुद स्टेबल नहीं बना है तो। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक फाइनल डॉट एलिमेंट स्टेबल ना बन जाए। अगर एक डिसइंटीग्रेशन के बाद जो पहला डॉटर एलिमेंट बना है वो भी अनस्टेबल एटम वाला है, तो इस पे ये पॉस्टुलेट फिर से लग जाएगा। और ये ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक एक फाइनल प्रॉपर स्टेबल डॉटर एलिमेंट नहीं बन गया। तो सपोज आपके पास में एक पेरेंट एलिमेंट था, ये पेरेंट एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल था। सपोज ये पेरेंट एलिमेंट है P1 या P लिख देते हैं। अब इसने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन दिया, अल्फा पार्टिकल निकाला और ये डॉटर एलिमेंट D1 बन गया। गामा रेडिएशन को हम इग्नोर कर दे रहे हैं, मगर ये डॉटर एलिमेंट खुद भी अनस्टेबल न्यूक्लियस रखता था। इसने फिर एक अल्फा पार्टिकल निकाला, ये अगले डॉटर एलिमेंट में बदल गया, मगर ये भी रेडियोएक्टिव था। इसने पार्टिकल निकाला, अल्टीमेटली ये अल्फा बीटा या बीटा किसी भी सीक्वेंस में इस प्रकार से पार्टिकल निकालते निकालते जरूरी नहीं कि दो अल्फा के बाद एक बीटा निकलेगा या एक अल्फा के बाद दो बीटा, कुछ भी फिक्स नहीं है। सपोज ये एक पर्टिकुलर स्टेबल डॉटर एलिमेंट बन गया, तो दिस कंप्लीट सीरीज जिसमें ये पेरेंट एलिमेंट से लेकर वो बीच के सारे डॉटर एलिमेंट बनते जा रहे हैं और आखिरी में ये नॉन रेडियो एक्टिव फाइनल स्टेबल एलिमेंट बना। दिस कंप्लीट सीरीज जिसमें पेरेंट एलिमेंट से लेकर पहला डॉटर एलिमेंट, फिर डॉटर एलिमेंट, दूसरा, तीसरा डॉटर एलिमेंट, ऐसे फाइनली सारे डॉटर एलिमेंट सीक्वेंशियली लिखे जाते हैं। दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। ये कंप्लीट सीरीज ऑफ एलिमेंट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज कहलाती है। The nature of daughter element formed
will depend upon the nature of particle emitted, the nature of daughter element formed will depend upon the nature of particle emitted during radioactive disintegration. रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के दौरान अल्फा पार्टिकल निकला है तो डॉटर एलिमेंट अलग बनेगा, बीटा पार्टिकल निकला होता तो ये डॉटर एलिमेंट अलग था। तो थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये बताती है कि कोई सब्सटेंस रेडियोएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि उसके एटम अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबल एटम में बदलने के लिए रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन करता है। ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। Changes occurring during radioactive disintegration. Changes occurring during a radioactive disintegration. किसी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के दौरान होने वाले चेंजेस, अल्फा पार्टिकल चेंज, ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सिस्टम के न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकलना अल्फा पार्टिकल चेंज कहलाता है। ड्यूरिंग एन अल्फा पार्टिकल चेंज अगर एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, ड्यूरिंग अल्फा पार्टिकल चेंज जो नया एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर 4 वैल्यू कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 वैल्यू कम हो जाता है। तो रेडियम 88 228 undergoes an alpha particle change will form radon 86 224 तो अल्फा पार्टिकल चेंज जब होता है तो उस एटम के न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। एटॉमिक नंबर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये 2 कम हो जाता है, मास नंबर 4 कम हो जाता है। Because one alpha particle is bundle of 2 proton and 2 neutron which is emitted out from the nucleus. Beta particle change during beta particle change, beta particle basically एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूरिंग बीटा पार्टिकल चेंज उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मास नंबर अनअफेक्टेड रहता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। मास नंबर अनअफेक्टेड रहता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन 614 ये एक बीटा पार्टिकल इमिटर है, इससे एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर अनअफेक्टेड रहता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो गया। मगर बीटा पार्टिकल चेंज में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल, एक एटम कुछ पार्टिकल निकाल रहा है और इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ गया,
दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। इस न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, जो कि एक बीटा पार्टिकल है। इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन जो रहते हैं ये अनस्टेबल पार्टिकल है। प्रोटॉन स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है, बट न्यूट्रॉन अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन कैन ब्रेक डाउन टू अ प्रोटॉन, an electron and another particle called एंटी-न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक एंटी-न्यूट्रिनो में। तो न्यूट्रॉन के टूट जाने से न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, बट इनके अलावा और दूसरे पार्टिकल भी रहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, ये सारे पार्टिकल मिलाकर न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो दो फंडामेंटल न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, बट इनके अलावा दूसरे पार्टिकल और है। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। मीसॉन पार्टिकल, मीसॉन पार्टिकल दो प्रकार के, तो म्यू मेसॉन एंड पाई मेसॉन। तो ये अलग अलग प्रकार के पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। तो न्यूक्लियस के अंदर जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, एक प्रोटॉन में, एक एंटी न्यूट्रिनो में और एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है बीटा पार्टिकल के फॉर्म में। तो वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूक्लियस के अंदर उसको बीटा पार्टिकल कहते हैं, जब बाहर आ गया तब उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। है वो सेम पार्टिकल, बट न्यूक्लियस से निकला है जब बोलेंगे तो कहेंगे बीटा पार्टिकल निकला। इन द आउटर वर्ल्ड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि एटम न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कम हुआ है मगर उसकी जगह एक प्रोटॉन बढ़ गया है, तो दिस मास नंबर विच इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये चेंज नहीं होगा। बट z प्रोटॉन का नंबर है और एक प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई है, तो प्रोटॉन का नंबर एक बढ़ जाएगा। हम ये भी कह सकते थे कि मास नंबर चेंज हुआ है a -1 + 1। एक न्यूट्रॉन कम हुआ है, उसकी जगह एक प्रोटॉन बढ़ गया है, तो मास नंबर रिमेन अफेक्टेड। तो अल्फा पार्टिकल चेंज क्यों होता है? न्यूक्लियस के अंदर से दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक साथ निकल जाने से। बीटा पार्टिकल चेंज क्यों होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन निकलने से और प्रोटॉन वहीं रह जाने से। गामा रेडिएशन चेंज, the emission of gamma radiations from the nucleus is called gamma radiation change. During a gamma radiation change, neither atomic number changes nor mass number changes, but a high energetic nucleus changes into a low energetic nucleus. Cobalt 60 gamma radiation emit करता है। These gamma radiations are used in the कैंसर थेरेपी, रेडियोथेरेपी जो कैंसर की जाती है, एक्स्ट्रा कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेडिएशंस यूज की जाती हैं। तो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी अल्फा पार्टिकल चेंज, बीटा पार्टिकल चेंज, गामा रेडिएशन चेंज, ये तीन प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं।
but sometimes some radioactive substances shows unequal type of particle. रेडियोएक्टिविटी में जनरली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज निकलती हैं किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से. Some substances emits unusual type of particles like positron emission. Positron is positively charged electron. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है. मतलब एक पार्टिकल जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, मगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है. अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन. तो बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. वही पॉजिट्रॉन है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो. एंड समटाइम्स ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव एटम के न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन इमिट होता है. This emission of positron gives the reverse effect of beta particle change. Mass number remains unaffected. Atomic number decreases by 1. Mass number unaffected रहता है, atomic number एक वैल्यू कम हो जाता है. तो थियोरिटिकली पॉजिट्रॉन इमिशन की जो इक्वेशन है वो बीटा पार्टिकल इमिशन की अपोजिट है. कॉपर 6429 emits a positron and becomes nickel 2864. पॉजिट्रॉन इमिशन. मगर थ्योरेटिकली पॉजिट्रॉन इमिशन बीटा पार्टिकल इमिशन का जस्ट अपोजिट इफेक्ट नहीं है. बीटा पार्टिकल चेंज में क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से भाग गया था तो वो वापस तो आएगा नहीं. तो पॉजिट्रॉन कैसे इमिट होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक मेसॉन पार्टिकल से कंबाइन होकर एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बना लेता है. न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक मेसॉन पार्टिकल से कंबाइन होता है, म्यू मेसॉन से. ये मेसॉन पार्टिकल है. प्रोटॉन मेसॉन पार्टिकल से कंबाइन हुआ, न्यूट्रॉन बन गया और एक पॉजिट्रॉन साथ में इमिट कर गया. तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन कम हो गया, इसलिए एटॉमिक नंबर एक कम हो गया है. लेकिन प्रोटॉन कम होने के कारण न्यूट्रॉन बढ़ गया है, तो मास नंबर में चेंज नहीं आएगा. तो दिस इज द रीजन फॉर बीटा पार्टिकल इमिशन. दिस इज द रीजन फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन. तो कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेयरली पॉजिट्रॉन इमिशन शो करते हैं, न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन इमिट होता है. अनदर रेयर फिनोमिना इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. Another rare phenomena is K electron capture. किसी एटम का न्यूक्लियस में जो K शेल होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इससे नीचे ड्रॉप कभी नहीं होते. ये हमने पहले देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में. बट इन सम केसेस किसी एटम का न्यूक्लियस अपने के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाता है. दिस इज कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. और जब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तब मास नंबर अनअफेक्टेड रहता है, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है. के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है. दिस इज कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर.
और ये एग्जैक्ट उल्टा है किसका, बीटा पार्टिकल चेंज का। यहाँ पर Z एक बढ़ गया था, यहाँ Z एक कम हो गया है, और ये K शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो से मिलकर ये K शेल का इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन बना देता है। तो ये 5 प्रकार के चेंजेस ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिविटी पाए जाते हैं, जिसमें से 3 कॉमन है, 2 रेयर फिनोमिना है, पॉजिट्रॉन इमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो these are the changes which occurs during radioactive disintegration. Next one is group displacement law. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, अभी हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल चेंज के दौरान क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 वैल्यू कम हो जाता है। बीटा पार्टिकल चेंज के दौरान क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 वैल्यू बढ़ जाता है। पॉजिट्रॉन इमिशन में एटॉमिक नंबर 1 वैल्यू कम हो जाता है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एटॉमिक नंबर 1 वैल्यू कम हो जाता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम्स जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज है। तो अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इस बात को बताता है कि हाउ द पोजीशन ऑफ द डॉटर एलिमेंट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। चीजें आसान है। ड्यूरिंग एन अल्फा पार्टिकल चेंज क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल चेंज के दौरान इन द पीरियोडिक टेबल पेरेंट एलिमेंट के कंपैरिजन में डॉटर एलिमेंट की पोजीशन कैसे चेंज होगी। पेरेंट एलिमेंट के कंपैरिजन में डॉटर एलिमेंट की पोजीशन किस प्रकार से चेंज होगी। अल्फा पार्टिकल चेंज जब होगा ड्यूरिंग एन अल्फा पार्टिकल चेंज, अगर पेरेंट एलिमेंट यहां है, डॉटर एलिमेंट 2 ग्रुप पीछे चला जाएगा। ड्यूरिंग एन अल्फा पार्टिकल चेंज अगर पेरेंट एलिमेंट यहां है, डॉटर एलिमेंट 2 ग्रुप यहां जाएगा। तो अपॉन इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल द पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट इज द 2 ग्रुप लेफ्ट साइड ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। जबकि बीटा पार्टिकल चेंज के दौरान क्या होगा, डॉटर एलिमेंट की पोजीशन एक ग्रुप राइट साइड पे होगी। पॉजिट्रॉन इमिशन जब होगा तो डॉटर एलिमेंट की पोजीशन एक ग्रुप लेफ्ट साइड पर होगी। इजी है। Z में कैसे चेंज आ रहा है हम वो देख रहे हैं। एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आ रहा है, एटॉमिक नंबर वैल्यू कम हो रहा है तो 2 ग्रुप पीछे चले जाएंगे। एटॉमिक नंबर एक वैल्यू बढ़ रहा है तो एक वैल्यू आगे आ जाएंगे। ये अलग अलग प्रकार के चेंजेस होंगे। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आते हैं तो उसके पॉस्टुलेट लेके आएंगे। तो 4 पॉस्टुलेट लिख दीजिए।
अल्फा पार्टिकल चेंज पे क्या होगा, बीटा पार्टिकल चेंज पे क्या होगा, गामा रेडिएशन चेंज पे क्या होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर पे क्या होगा, जेड में वेरिएशन क्या आ रहा है उससे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, पीरियड ग्रुप्स का नंबर पूछा जाता है कि पेरेंट एलिमेंट अगर इस ग्रुप में था तो डॉटर एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा। तो आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप है और ये 18 ग्रुप्स है। तो ये 18 ग्रुप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर किए गए हैं 1 to 18। तो अगेन चीजें सिंपल है कि अगर एक पेरेंट एलिमेंट 16th ग्रुप में है तो डॉटर एलिमेंट 14th ग्रुप का आ जाएगा। अगर एक पेरेंट एलिमेंट 7th ग्रुप में है तो वो 5th ग्रुप में आएगा, 2 ग्रुप कम होना है अल्फा पार्टिकल चेंज होने पर। लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो 3 ग्रुप्स हैं उसमें मैनलीफ पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप क्लासिफिकेशन था ए और बी सब ग्रुप वाला, मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम थे, 7 सब ग्रुप ए थे, 7 सब ग्रुप थे, एक 0 ग्रुप था और एक 8th ग्रुप था जिसमें 3 ग्रुप थे। वो क्लासिफिकेशन इस वाले पीरियोडिक टेबल में कहाँ है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूछ लिया कि एक 3rd ए ग्रुप का पेरेंट एलिमेंट है और वो एक अल्फा पार्टिकल चेंज करता है जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 30 है, तो वो नया कहाँ जाएगा। अब 3rd ए ग्रुप जो है वो यहाँ आता है और एटॉमिक नंबर 30 जिंक का होता है, मतलब 30 से ज्यादा, मतलब वो यहाँ कहीं का एलिमेंट है और वो यहाँ आ जाएगा। और ये फर्स्ट बी ग्रुप है, मतलब 3rd ए जो है वो फर्स्ट बी में चला जाएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 18 तक का जो ग्रुप क्लासिफिकेशन है वो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल का जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट ए, दिस इज सेकंड ए, बट 3rd ए यहां पर है, ए, 5th ए, 6th ए और 7th ए। ये मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के सब ग्रुप ए है 7, सब ग्रुप बी जो है वो बीच में है। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप ए सब ग्रुप भी साथ में थे, यहाँ अलग अलग। सब ग्रुप बी जो है वो बीच में है, यहाँ डी ब्लॉक में। फर्स्ट बी यहाँ पर है, सेकंड बी यहाँ रहता है, उसके बाद 3rd बी यहाँ से चालू होता है, फिर 4th बी, 5th बी, 6th बी और 7th बी। तो बीच में बढ़ जाते हैं 8, 9, 10 ग्रुप, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं 8th ग्रुप। 8th ग्रुप का फर्स्ट कॉलम, 8th ग्रुप का मिडिल कॉलम, 8th ग्रुप का लास्ट कॉलम। तो दिस क्लासिफिकेशन, और ये है 0 ग्रुप। तो नाउ वी आंसर दोस क्वेश्चंस कि एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा है और कोई एलिमेंट 3rd ए ग्रुप में है तो पेरेंट एलिमेंट यहाँ है, अल्फा पार्टिकल इमिट करके वो यहाँ पहुंचेगा फर्स्ट बी में। लेकिन एटॉमिक नंबर 30 से कम होता मतलब इन दोनों में से कोई होता, और वो फर्स्ट ए है तो 3rd है तो वो यहाँ पहुंचता फर्स्ट ए में। या एक अल्फा पार्टिकल इमिशन में एक फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, वो यहाँ है पेरेंट एलिमेंट, और वो अल्फा पार्टिकल इमिशन करता है, तो फर्स्ट ए ग्रुप का पेरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिट करके कौन से ग्रुप में चला जाएगा बताइए। एक पेरेंट एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप में है, इट अंडरगोस अल्फा पार्टिकल इमिशन, तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्प्लेसमेंट उसका नया ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट ए सब ग्रुप में था वो,
सर 7th A। वो 7th A में चला जाएगा। पहले एलिमेंट यहाँ पर है अल्फा पार्टिकल, लिमिट के एटॉमिक नंबर 2 कम हुआ तो वो नया एलिमेंट एक पीरियड ऊपर यहाँ पहुंचेगा, तो वो 7th A में डॉटर एलिमेंट आएगा। या अगर वो 2nd A का होता पेरेंट ए तो 0 ग्रुप में आ जाता। तो ये पुराना वाला ग्रुप क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बताता है कि ड्यूरिंग अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिशन, गामा रेडिएशन इमिशन, क्या क्या चेंजेस होते हैं इन द पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है सपोज यूरेनियम 23892, ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो ये 23490 थोरियम बनेगा। फिर ये एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो ये 3491 प्रोटेक्टामियम बनेगा। फिर ये एक अल्फा पार्टिकल, ये एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो ये 23492 फिर से यूरेनियम बन जाएगा। तो अगर कोई सब्सटेंस एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल इमिट कर देता है, अगर कोई सब्सटेंस एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल इमिट कर दे तो उसी का एक आइसोटोप बन जाता है। जरूरी नहीं कि एक अल्फा 2 बीटा, किसी भी सीक्वेंस में एक अल्फा 2 बीटा या 2 बीटा एक अल्फा या एक बीटा अल्फा देन बीटा, किसी भी सेशन में अगर एक अल्फा 2 बीटा निकल जाते हैं तो उसका आइसोटोप क्रिएट हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस बीटा पार्टिकल इमिट करता है या पॉजिट्रॉन इमिशन करता है या कई इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है तो उसका आइसोबार बन जाएगा। मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर अलग रहेंगे। तो हमने देखा थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। अभी बताया था कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या होती है। एक एलिमेंट जो अनस्टेबल न्यूक्लियस रखता है वो डिसइंटीग्रेट होकर डॉटर एलिमेंट बनाता है, वो भी डिसइंटीग्रेट होकर डॉटर एलिमेंट बना सकता है। ऐसा तब तक होता जाएगा जब तक फाइनल एक नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं बन जाता। दिस सीक्वेंस is called a radioactive disintegration series. Thorium series, Neptunium series, Uranium series and Actinium series. ये 4 प्रकार की रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज पाई जाती हैं। थोरियम सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम 232 90 and terminates at lead 208 82। थोरियम सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट है थोरियम 232 90 आइसोटोप और ये टर्मिनेट होती है लेड 208 82 आइसोटोप पर। नेपच्यूनियम सीरीज स्टार्ट्स एट नेपच्यूनियम 237 93 टर्मिनेट्स एट बिस्मथ 209 83 पर। नेपच्यूनियम सीरीज स्टार्ट होती है नेपच्यूनियम 237 93 पे और टर्मिनेट होती है लेड
20983 पर। यूरेनियम सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम यूरेनियम 23892, टर्मिनेट्स एट लेड 20682 पर। और यूरेनियम सीरीज it starts at uranium 23592, terminates at lead 20782 पर। सर एक्टिनियम से जी, किसी सीरीज का नाम उस सीरीज के स्टार्टिंग एलिमेंट के नाम पे नहीं रखा जाता है। सपोज एक सीरीज है, ये उसका स्टार्टिंग एलिमेंट है, इस सीरीज का नाम इसके स्टार्टिंग एलिमेंट के नाम पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस पूरी सीक्वेंस में जो सबसे स्लो रेडियोएक्टिव डीके करता होगा, जो सबसे स्लो डीके होता है, जिसके डीके होने का हाफ लाइफ पीरियड सबसे ज्यादा होगा, उसके नाम पर उस सीरीज का नाम रखा जाता है। तो एक्टिनियम सीरीज स्टार्ट होती है यूरेनियम 23592 से, बट इसके डीके होने में स्लो डीकेइंग होता है इसके बाद में बनने वाला एक्टिनियम। नेपच्यूनियम सीरीज एक आर्टिफिशियल सीरीज है। नेचर में थोरियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज 3 पाई जाती हैं, बट नेपच्यूनियम सीरीज लेबोरेटरी में बनाई गई है, ये नेचर में नहीं पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यूनियम सीरीज के जितने भी नेपच्यूनियम और बाकी सारे जितने भी आइसोटोप हैं, वो सब डीके होकर खत्म हो चुके हैं नेचर में। ये सीरीज पहले पाई जाती थी, मगर अर्थ की लाइफ इतनी हो गई है कि अब ये इसके एलिमेंट्स नेचर में नहीं पाए जाते हैं। थोरियम सीरीज इज कॉल्ड 4n सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज इज कॉल्ड 4n+1 सीरीज, यूरेनियम सीरीज इज कॉल्ड 4n+2 सीरीज, एक्टिनियम सीरीज इज कॉल्ड 4n+3 सीरीज। थोरियम सीरीज को 4n+0 सीरीज भी कह सकते हैं। 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3, इसका मीनिंग क्या है? यूरेनियम सीरीज या थोरियम सीरीज, इट इज कॉल्ड 4n सीरीज, 4n+0, मतलब इस सीरीज में आने वाले किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर इस सीरीज में आने वाले किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे थोरियम सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम 230 से, 232 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, फिर ये एक अल्फा पार्टिकल निकालता है और बनाता है 228 रेडियम 88, ये भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर ये बनाता है अल्फा पार्टिकल इमिट करके रेडॉन, ये भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर ये एक बीटा पार्टिकल निकाल के बनाता है फ्रेंशियम या एक्टिनियम, तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये ऐसा ट्रेंड क्यों फॉलो होता है? अगर शुरुआत के एलिमेंट का मास नंबर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो पूरी सीरीज के एलिमेंट्स का मास नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल रहना है, बिकॉज मास नंबर में चेंज केवल अल्फा पार्टिकल चेंज से आता था। अभी हमने देखा था मास नंबर में चेंज केवल अल्फा पार्टिकल चेंज से आता था। मास नंबर या तो 4 से चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर पहले एलिमेंट का मास नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स का मास नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। या पहले एलिमेंट का मास नंबर 4 से डिविजिबल होकर 1 रिमाइंडर हो रहा है, तो बाकी पूरी सीरीज में वो ट्रेंड फॉलो होगा। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स विल बी इमिटेड
in the thorium series starts from thorium 23290 and terminates at lead 20882. इस सीरीज में कितने और कितना बीटा पार्टिकल इमिट हुए होंगे? थोरियम सीरीज starts from thorium 23290 and terminates at lead 20882. How many alpha and beta particles will be emitted during this series? इस सीरीज में टोटल कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल इमिट हुए होंगे, और ऐसा बाकी चारों सीरीज में पता करिए। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को देखेंगे।